सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। IMF मिशन $7 बिलियन के कर्ज प्रोग्राम के इकोनॉमिक रिव्यू के लिए इस वक्त पाकिस्तान में है। फंड और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने पाकिस्तान पर वाजे कर दिए कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर पाकिस्तान को कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। FBR मार्च और आइंदा सहमाही के दौरान इन्फोर्समेंट इकदाम तेज़ करे और 4 माह के दौरान तकरीबन 300 अरब रुपए के करीब टैक्स इकट्ठा किया जाए। फंड ने पाकिस्तान से टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने का प्लान भी तलब कर लिया है। हुकूमत ने करंट फिस्कल ईयर के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ तकरीबन 13,000 अरब रुपए रखा है और हुकूमत को रवा माली साल के 8 माह के दौरान 606 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल के बावजूद भी हुकूमत पर ये पूरी उम्मीद है कि $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की 1.1 अरब डॉलर्स की दूसरी किस्त IMF से मिल जाएगी। IMF मिशन के साथ इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक ही जारी रहेंगे। इसी हवाले से बात करते हैं साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ माहिर माशियत चौधरी अकमल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आगाज़ करूंगी चौधरी साहब आपसे। ये अब 4 माह का टाइम दिया गया है, इस टाइम फ्रेम में 300 बिलियन रुपए का टैक्स टारगेट हासिल करना, पहले हमारे सामने शॉर्टफॉल है, पहले नहीं कर पाए थे, इस बार कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाते खुदा ना खास्ता, तो अगली किस्त क्या नई रिलीज की जाएगी वहां से? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, IMF के जो है ना, वो जो टेक्निकल लेवल के जो मुज़ाकरात थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं, जो उन्होंने FBR के साथ किए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ किए। FBR के साथ जो मुज़ाकरात किए, वहाँ जैसा आपने बताया 600 अरब रुपए का तकरीबन जो है वो टैक्स का शॉर्टफॉल है, जो कि मेरे ख्याल में साल के आखिर तक जो अंदाजा है 1,000 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और मालियाती खसारा जो है वो तकरीबन 1500 अरब रुपए का मालियाती खसारा, यानी हुकूमत जो है वो आमदनी से ज्यादा खर्च कर चुकी है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कंसर्निंग है हुकूमत के लिए भी, और IMF इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन इसमें जो है ना, मैं बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हूँ और हुकूमत भी इस हवाले से बड़ी पुरुम्मीद है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो जो अगर यहाँ पे हुकूमत को खसारा है, लेकिन प्राइमरी अकाउंट जो है वो हमारा चूंकि सरप्लस में है, और जो IMF ने हमें टारगेट दिया था तकरीबन 2% तक के सरप्लस का, तो उसको हम अचीव कर चुके हैं। और हुकूमत के पास जो है वो PSDP को कट लगाने का ऑप्शन भी मौजूद है, वहां से कटौती कर सकती है। इसके साथ साथ जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है, तकरीबन 250 अरब रुपए का। उसमें भी IMF ने कहा है कि आप मजीद इसको टैक्स लगाएं। ओवरऑल अगर अब तक के मुज़ाकरात की पोजीशन को देखा जाए, तो मेरे ख्याल में ठीक है कि खसारा है, और मालियाती खसारा भी है और टैक्स डेफिसिट भी है, लेकिन इसको जो है वो इकदामात करके जो है वो पूरा किया जा सकता है। अब आगे जो है वो पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात जब शुरू होंगे तो उसमें मजीद जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, ज़रिया आमदनी के ऊपर जैसे टैक्स की बात की जा रही थी, तो हुकूमत ने उसके ऊपर भी कानून साजी कर दी है। टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी। ज़्यादा जो फोकस जो IMF भी कर रहा है वो रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर को कर रहा है। आपको भी पता है कि रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो एक सेफ हेवन है फॉर ब्लैक मनी या टैक्स अनटैक्स मनी जो है वो वहां पे लोग ज्यादा करते हैं। तो IMF जो है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर जो है पॉलिसी बनाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनको टैक्स नेट में लाया जा सके। दूसरी तरफ जो है वो तवानाई के शोबे में भी तजावीज दी गई है कि आप तवानाई के शोबे का खसारा भी कम करें। टैक्स टू GDP रेशो जो है वो अब 13% तक लेके आए। इसी तरीके से हुकूमत दरखास्त की हुई है कि इन्होंने IPPs के साथ कुछ नेगोशिएशन किए हैं, जिसके नतीजे में वो बिजली को सस्ती करने की भी इजाजत मांग रहे हैं IMF से, और उम्मीद है कि उसके ऊपर भी पावर सेक्टर में जो है वो रिफॉर्म्स के पेशरफ हवाले। सामने बिल्कुल आएगी। ठीक है एहतशाम साहब, अभी ये जो स्टैट्स सामने रखते हुए वजीर खजाना बड़े पुरुमीद है, वो यही कह रहे हैं कि वी आर वेल पोजिशंस फॉर द रिव्यू जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है उसके लिए। तो उसके लिए ये जो 1.1 अरब डॉलर की किस्त सिक्योर करना, आपको लगता है ये स्टैट्स को देखते हुए आसान हो जाएगा? और दूसरा चीज़, बजट के हवाले से भी इस पे गौर फिक्र किया जा रहा है 2025-26 के, तो बजट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि रिलीफ मिलेगा? इनकी तरफ से आए हैं, इनके MD की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, और इनके बाकी लोगों की तरफ से भी जो बयानात आते रहे, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो रिफॉर्म एजेंडा और जो बजट के हवाले से चीज़ें तय की गई थी, पाकिस्तान उन पे अमल कर रहा है।
तो उससे लगता है कि ये थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट करके अल्टीमेटली $1.1 बिलियन के हमें दूसरी किस्त दे देंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है ना आमना, वो ये है कि ये पहले 7 माह का शॉर्टफॉल, रेवेन्यू शॉर्टफॉल 400 अरब का है ना, वो 300 अरब का मजीद वो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको जब ये 30 जून आएगा तो ये 700 टोटल 700 अरब आपको पूरा करना पड़ेगा ताकि एक क्लोज टू 3 ट्रिलियन का बजट आपका रेवेन्यू का टारगेट आपका पूरा हो सके। इस हवाले से तो जो इत्तलात है हमना, वो कह रहे हैं कि जी नो वे, नो, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई आपको जिसको कहते हैं लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी। ये अलहदा बात है कि एक जमाना था PMLN की गवर्नमेंट में देखें 12 वेवर दिए थे इन्होंने, इस दफा कोई वेवर देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सख्त जिसको कहना चाहिए शरायत उनकी आ चुकी हैं, तो पाकिस्तान को इस पे अमल करना पड़ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से कुछ मुश्किलात होगी। हाँ, अब दूसरी चीज है कि इस पे टैक्स रिफॉर्म जिस तरह वो चाह रहे हैं कर ली जाए, ताकि अगला जब बजट पेश किया जाए तो कम से कम 50 से 60% जो चीजें तय की गई हैं उनको पूरा कर लिया जाए। अगला जो है ना मसला वो आ रहा है एनर्जी सेक्टर का, वहां पे देख लें चीजें अभी भी मुश्किल है आमना। वहाँ पे वो कर्जा पे भी बात हुई कि जी 5 ट्रिलियन से ऊपर जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा है। जिनको डिस्कोज किया आपने, क्यों अभी तक इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं की, वो अपनी जगह मसला है। फिर ये कि इस हवाले से कोई लीनियंसी दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि बिजली और गैस के टैरिफ कम किए जाएं, भले वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो, आपके लिए, मेरे लिए हो, तो इस हवाले से नहीं कोई हमें रिलीफ देते नजर आ रहे। तीसरी चीज़ है जिसपे उन्होंने बहुत जो हमारी इतलात है उन्होंने एक कहना चाहिए कि सख्त बातें की हैं, वो ये कि जी आपके साथ जो तय किया गया था कि जी आप अपना गवर्नमेंट का साइज कम करेंगे, आपने तो 25% से ज्यादा कर ली, साइज बढ़ा दिया कम करने के बजाय। वो ऑस्टेरिटी मेजर्स कहाँ हैं आपके, वो आपकी बेल्ट टाइटनिंग कहाँ चली गई है। फिर इसके अलावा उन्होंने वो कहा कि जी राइट साइजिंग आपने नहीं की अदारों की, जिसकी वजह से आज भी 900 से 1000 रुपए का जो है ना वो लॉसेस स्टेट कॉर्पोरेशन की आ रही है। इन कंसर्न्स के होते हुए ये मिल जाएगी आपको लगता है कि अगली किस्त? हमेशा से मैं तो एक मुद्दे से इनको कवर कर रहा हूँ ना, ये दिखाने की और बात होती है, करने कुछ और बात होती है। 60-70% वो मैं आज फिर कहूंगा कि स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है। अमेरिकन जो है ना वो जब तक चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके सियासी ताल्लुकात ठीक हो, तो वो फिर एक सिर्फ नॉट दिला देते हैं कि दे दें, तो नहीं अपना कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब मसाइल पैदा करना हो तो आप देख लें किस हद तक वो चलेंगे। एक और आखिरी बात आमना जो इम्पोर्टेंट है कि वो जो जिस बात पे वो खुश है कि ये उनको लग रहा था कि चारों सूबों में ये नहीं पास किया जाएगा, ये अपना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो पास हो के तो पंजाब में तो लागू हो गया। इस पे उनका है कि जी ठीक है, ये एक बहुत बड़ा काम था जो आपने करना था, नहीं किया। अब आइंदा जाके इसके बारे में पूछेंगे। तो बाकी वो रह गया कि उनको जो लगता है हाई रिस्क जो रिटेलर्स हैं, वो 4 से 5 बड़े शहरों में आमना वो कह रहे हैं कि ये रिटेलर्स जो आपने रखे हुए हैं ये अच्छा खासा टैक्स चोरी करते हैं, इनसे आप टैक्स क्यों नहीं ले रहे। इस पे बात की गई है, आप इनसे कैसे ये टैक्स वसूल करेंगे, कितनी सख्ती हुकूमत दिखाएगी, ये अब एक पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा। अब जाहिर है चलिए चौधरी साहब की जाने चलते हैं। चौधरी साहब, ये सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्स का बोझ है, जिसकी वजह से हमने जो टैक्स अब तक इकट्ठा किए वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट इनको जाता है। सैलरीड क्लास ने पूरी दुनिया में अगर देखा जाए पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने में। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये बोझ कम करने की जो बातें हो रही हैं, ये करके आप 300 बिलियन रुपए का जो टैक्स टारगेट 4 माह में आपने अचीव करना, ये कर लेंगे? FBR के लिए कितना मुश्किल होगा और गवर्नमेंट किस तरह से करेगी इसको? देखो इसका सारे को पूरा करने के लिए जो FBR को तजावीज़ दी गई है ना, वो तो ये है कि जो सनती और तजारती दरामदात हैं उन पे आप एडवांस टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हैं उसमें इजाफा करें। दूसरा, सप्लाई और सर्विसेज के ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसके टैक्स में, एडवांस टैक्स में 1% इजाफा करें। मशरूबात के ऊपर जो है वो तकरीबन 5% के करीब फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाने की तजवीज़ दी गई है। अभी IMF ने कहा है कि अब ये चीज़ें आप करके देखें, और उसके बाद जैसे कि बताया गया रिटेल सेक्टर को जो है ना मजीद मशीनें, पॉइंट ऑफ सेल्स वगैरह लगाएं, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो इकट्ठा किया जा सके। सैलरीड क्लास के हवाले से मैं बात करता चलूं कि देखिए सैलरीड क्लास जो है ना वो सबसे मजलूम क्लास इन द सेंस है कि उनको जो तनख्वाह है वो मिलती ही टैक्स कट के है। जो दूसरे जो वेंचर्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल इनकम है या कोई एग्रीकल्चर से अर्न कर रहा है या बिजनेस से अर्न कर रहा है ना, तो उनके पास अपने टैक्स को छुपाने के बड़े तरीके मौजूद होते हैं और छुपाते भी हैं, तो उनके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं और उसकी तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए हुकूमत को, बजाय इसके कि सैलरीड क्लास के ऊपर फोकस किया जाए। जिन बेचारों को पैसे मिलते ही कट गए तो उसके बाद चाहे वो खर्चा करें या ना करें, उनके पास यानी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सैलरी क्लास के ऊपर जो मेरे हिसाब से हुकूमत को थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए। बिजनेस क्लास और दीगर तो मेरा ख्याल है एक और बात हुई है जिसपे गवर्नमेंट ने बताया कि जी हमने इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से 24% से ज्यादा हमने काम कर लिया है,
और 2028 तक की हम शिफ्ट कर देंगे जो मौजूदा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। तो चौधरी साहब, आपको लगता है कि इतनी आसानी के साथ वेस्ट और यूरोप जो है ना वो करने देंगे इस्लामिक बैंकिंग के तहत आप पूरे मुल्क को चलाएं, पूरे निज़ाम को चलाएं? दो एस्पेक्ट हैं वैसे इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। पाकिस्तान में भी दो राय पाई जाती हैं कि कई ये कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जो है ना वो सिर्फ जो है वो थोड़ा सा रद्दोबदल है तो वही इंटरेस्ट है, और इवन उसको ज्यादा वर्स्ट करार देते हैं कि उसमें जो है ना वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल इंटरेस्ट सिस्टम है उसमें तो बैंकों को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। ये इस्लामिक मोड में जो है ना वो इवन बैंकों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके हक में भी जो है वो लोग देते हैं। तो अपेरेंटली लग ये रहा है कि 2028 तक जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, क्योंकि एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न उसमें इस्लामिक बैंकिंग में बेताशा इजाफा हुआ है, और तकरीबन 50% से ज्यादा जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो ऑलमोस्ट ट्रांसफर हो गया। हाँ, इसके ऊपर बाहर से किस किस्म का जो है वो रिबटल आता है ये देखने वाली बात है। एज फार एज इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इज कंसर्न उसमें एज सच कोई इशूज जो है वो मुझे नजर नहीं आते इम्प्लीमेंट होने में। अलबत्ता ये नजरियाती इख्तिलाफात जो हैं वो इसको सही समझ रहे हैं, कोई इसको गलत समझ रहे हैं, ये अपनी जगह पे बहरहाल मौजूद रहेंगे और इसके ऊपर बहस जो है वो चलती रहेगी। ये भी चौधरी साहब ये भी बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि इस्लामिक सुकूक बॉन्ड जो है ना 2.8 ट्रिलियन रुपीस की हुकूमत जारी करेगी, और इस पे कोई इतराज उनकी तरफ से नहीं आया, तो इस लिहाज से तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। इस्लामिक जो है ना वो सुकूक बॉन्ड अगर इशू करेगी ना तो उसमें हुकूमत का फायदा हो जाएगा ना, कि हुकूमत को उसके ऊपर ट्रेडिशनल जो सुकूक बॉन्ड इशू कर रही है जिसके ऊपर अभी भी तकरीबन 12% जो है वो इंटरेस्ट हुकूमत को देना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में अगर वो इस्लामिक बैंकिंग के कम रेट के ऊपर सुकूक बॉन्ड्स इशू करेगी तो ये हुकूमत के लिए फायदा है। आम आवाम जो है ये जो ट्रेडिशनल बैंकिंग का शौक रखते हैं उनका नुकसान है, और जो इस्लामिक वे ऑफ पेमेंट और इस्लामिक मोड ऑफ पेमेंट्स को प्रीफर करते हैं उनके लिए फायदा है। तो ओवरऑल जो है ना ये हुकूमत के लिए बहरहाल फायदे का सौदा है। थैंक यू सो मच। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, एक और अहम स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका की, जिसने पाकिस्तान की मौकिफ की तायद कर दी है। 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल अफगानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और दहशतगर्द अमरीका के छोड़े गए वेपन्स को खित्ते में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अमन ख़राब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तान के स्टांस को माना है बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। सदर ट्रंप ने अमरीकी इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हमले को अमरीकी तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा करार दिया। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने दाइश कमांडर की गिरफ्तारी का इंकशाफ भी किया। ट्रंप ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा भी वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि बाइडेन इंतजामिया ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स का फौजी साजो सामान बगैर किसी मनसूबाबंदी के लिए छोड़ दिया, जो तालिबान के हाथ लग चुके हैं। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने 7,77,000 जदीद राइफल्स और 70,000 बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान में छोड़ी हुई हैं। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2025 के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान को 18.6 अरब डॉलर्स का दिफाई सामान भी फराहम किया। पाकिस्तान ने इस जदीद असलहे के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था, जिसकी तस्दीक UN की रिपोर्ट में भी की गई थी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब के साथ ज्वाइन किया है, ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने भी, आपको भी वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आपके साथ स्टार्ट करेंगे एहतशाम साहब, ये जो अभी सबसे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है पाकिस्तान की काविशों की जो तारीफ की गई है दहशतगर्दी को लेकर, एतराफ़ी बयान और उसके साथ साथ तारीफ, इसको किस तरह से देख रहे हैं इनिशियली? पहले इस पर आप रिएक्ट कर दें। देखिए, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप का मूड देखें और उनकी माजी की जो बातें देखें तो उस हवाले से तो कोई अच्छी राय नहीं रखते थे पाकिस्तान के बारे में। आपको याद है पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था कि जी हमने $20 बिलियन पाकिस्तान को दिया इन रिटर्न हमें लाइज और डिसीट मिले, लेकिन इस दफ़ा जो अब इतलात आ रही है कि लहजा बिल्कुल डिफरेंट है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ ये काउंटर टेररिज्म के अलावा और भी बातों पे वो अमल करना चाहते हैं और इस अपना पार्टनरशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी जो लेटेस्ट जो इस तरह दाइश कमांडर की गिरफ्तारी जिस अंदाज से हुई है और जिस तरह इसको सराहा उन्होंने, और फिर साथ साथ आपने देखा अपनी बाइडेन इंतज़ामिया को भी धोया उन्होंने कि किस तरीके से 2021 में वो छोड़ के आ गए थे हाई एंड ड्राई और मुल्क का नाम बदनाम किया। मेरी इतला तो आमना ये है कि अभी तो जो बात की थी इस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर माइक की बात हुई थी हमारे
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और अपने फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से, और उससे पहले मेरी इत्तला ये थी कि शायद मिस्टर ट्रम्प जो है ना वो खुद बात करेंगे प्रेसिडेंट साहब से या प्राइम मिनिस्टर साहब से, उसकी भी तवक्को अभी भी की जा रही है। तो अब देखें, उस तनाज़र में देखा जाए तो एक लगता है कि लंबे अरसे के लिए दहशतगर्दी के हवाले से जो बड़ा पर्सनल लेवल पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा कंसर्न है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उस हवाले से हमारे साथ उनका बातचीत और कोऑपरेशन मुख्तलिफ सतह पे जारी रहेगा। अभी दूसरी अहम चीज है इस हवाले से आमना कि जो बार बार सारी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान कह रहा है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि $7 बिलियन का जो आप हथियार छोड़ के चले गए थे और जिस अंदाज से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको रिकवर करने के लिए कोई तरीकाकार ढूंढा जाए। और इत्तलात ये हैं कि वो अब टेकअप करने जा रहे हैं अफगान तालिबान हुकूमत से कि भाई ये जो असला छोड़ा गया हमने इसको वापस लेके जाना है, भले इसके लिए पैसे देने पड़े। वो अलग बात है कि कामयाबी होती है नहीं होती, लेकिन ये है कि उनको ये लग रहा है कि ये असला जो है ना ये हमारे रीजन में इस्तेमाल होगा, हमारे मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होगा, लिहाजा उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी के हवाले से मुझे लगता है एक लंबी पार्टनरशिप होगी और उसी तरह से हमारे ताल्लुकात जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। शाह साहब, ये तालिबान आसानी से असलहा वापस करने के लिए मान जाएंगे, एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि इससे दहशतगर्दी में किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? ये जो वहाँ से एक वेव चलने के लिए उसमें ये वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी खबर दूं कि अफगान हुकूमत की जानिब से आउटराइटली रिजेक्ट किया गया है कि हम ये $7 बिलियन का या जो भी असला है वो वापस नहीं करेंगे। और उसकी वजह ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने जंग जीती है और ये माल गनीमत है जो कि रह गया है। और जब भी जितनी कौमें जब जंगें जीतती हैं, ये उनका वर्जन सामने आया है कि असला और साजो सामान और जितनी चीज़ें बचती हैं वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है। लिहाजा अमरीकी जो दावा है वापसी का वो बिल्कुल उन्होंने रद्द कर दिया। तो देखें, ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा कोई हुकूमत नहीं है। ये कुछ ग्रुप्स थे जिनको अमेरिका के इमा पर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया ने यहाँ पे इम्पोज किया अफगान लोगों के ऊपर, और बल्कि इस खत्ते के अंदर एक और बारूद का ढेर वो छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से तमाम खत्ते के ममालिक को खतरा है। सेंट्रल एशियन ममालिक परेशान है, चाइना परेशान है, ईरान परेशान है, साथ साथ रशिया ने भी अपने कंसर्न शो किए हैं। देखिए, जो अहम इशू है, पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है। ट्रंप इंतजामिया ने कुछ अच्छे इकदाम किए जिसमें ये जो तारीफ है पाकिस्तान की, और बहुत बड़ा जो ISK का लीडर था जो कि दाइश का, और जो इन्वॉल्व था काबुल एयरपोर्ट के हमले में, मास्टर प्लानर था, उसको गिरफ्तार करके अभी हवालगी हो रही है मेरे ख्याल में, और 10 दिनों के अंदर वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ये इशू को उठा सकता है कि अगर अमेरिका के दुश्मनों को पाकिस्तान उनके हवाले कर रहा है, पहले भी करता रहा है, जितनी भी जंग यहाँ पे अमेरिका ने जीती है वो पाकिस्तान की वजह से जीती है। जितने अलकायदा की टॉप लीडरशिप थी पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके दी, अगर हम हिस्ट्री में जाएं। दूसरा, जितना ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा और दहशतगर्दी के खिलाफ हुआ वो पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से हुआ। तो पाकिस्तान अब ये इशू टॉप पे रखेगा कि अमेरिका को चाहिए कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस्तेमाल हो रही है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान एक लीडिंग रोल दोबारा अदा कर सकता है, जैसे शाम साहब कह रहे थे, और लीड कर सकता है उस तमाम कोलिशन को जो कि दहशतगर्दी का खात्मा करेगी अफगानिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान का जो इशू है बड़ा सीरियस होता जा रहा है। बार बार हम कह रहे हैं कि जितने ग्रुप्स थे वो अलग अलग हो गए हैं। मुल्ला गनी बरादर अलग हैं, खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो अलग हो गए हैं, हिकमत यार जो है वो नाराज हैं। इस वक्त जो काबुल के अंदर अफगान उमूर चलाने वाले जो पार्टी है, खासतौर पर मौलवी हैबतुल्लाह और उनके ग्रुप का, तो एक लिहाज से देखा जाए तो रिट खत्म होती गई है। अब अगर दोबारा इस खत्ते के अंदर कोई दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान फिर फ्रंट लाइन स्टेट होगा, और इस दफा मेरे ख्याल में हमें सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं देनी चाहिए, पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। और अभी अगर ISPR की अभी प्रेस रिलीज आप देखें तो मेरी नजर से गुजरी है, जो कि इशू हुई है, जिसमें एक बड़ा वाज़े आखिरी पैरे में पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म के हमले का जवाब देने का हक रखता है। और ये पन्नू हमले के बाद जहाँ पे कई जो है बेगुनाह शहरियों को मारा गया, मस्जिद शहीद की गई, और पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी की गई जो कि हाफिज गुल बहादुर जो कि अपने आप को गुड तालिबान कहते थे उनकी जानिब से की गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो 20-25 ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कर दिया कि अगर काबुल उनको नहीं रोकता तो पाकिस्तान उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का हक रखता है। और मेरे ख्याल में अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी इन दहशतगर्द ग्रुपों के लिए जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अपने जो है महफूज पनाहगाहों के अंदर महफूज है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। जी आमना, थैंक यू। आमना, एक चीज ऐड करूं आमना जी। आमना, देखें हमारी जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अमेरिका के साथ है, बिल्कुल जाहिर सा ठीक कह रहे हैं। उसी हवाले से ये जो हाई प्रोफाइल बंदा था जिसने 9-10 अमेरिकियों को मारा था एयरपोर्ट के ऊपर, पीछे सारा मास्टरमाइंड था। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से अब
अमरीकी हुकूमत भी बड़ा स्ट्रांगली फील कर रही है कि हमारे जो अहदाफ हैं मिलिट्री और सियासी वहाँ इस रीजन में, उसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अहमियत है। जो हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की थी कि जी अब अमेरिका का यहाँ पे अब कोई कंसर्न नहीं, कोई उसका इतना ज़्यादा वो नहीं रहा, जिसको कहना चाहिए इंटरेस्ट, तो वही नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल हाथ उठा दिए थे दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान की को रिकग्नाइज करना जो पाकिस्तान ने काम दिखाए हैं, अब ये अपना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि ये दहशतगर्दी एक बड़ा सीरियस इशू है जो हमारे लोगों, देखे ना, इसी वाले से उनको ज्यादा हुआ है कि जो आपने गजा में देखा 4-5 बंदे थे अमरीकी, उनके ऊपर बड़ा उन्होंने स्टैंड लिया, जो इस वक्त हॉस्टेज बने हुए थे, जिसमें 2 लोगों को मार दिया गया था। इस तरह यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि इस रीजन में अमेरिका के मफादात के लिए जरूरी है कि लॉन्ग टर्म एक सिनर्जी डेवलप की जाए पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। तो हम ना ये एक अरसे के साथ देख रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात ठंडे पड़े हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब दहशतगर्दी को, काउंटर टेररिज्म को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है हमारे दोनों तरफ से मफादात ये कह रहे हैं कि हमें एक लंबी लिंक खेलनी चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ और ओवरऑल अपने ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर करने के हवाले से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह शराजी साहब और एहतशाम साहब हमारे साथ इस करने के लिए मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्पोर्ट्स पर बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद जो मुतवक्के सर्जरी थी वो कर दी गई है। तकरीबन 3 साल बाद पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी का मौका मिला था और होम ग्राउंड में क्लीन शर्ट से कोई इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने प्रेसर में कहा कि टीम में चेंजेस और दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे और टी20 फॉर्मेट्स की टीमों का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान को टी20 की कैप्टनसी से हटाने के साथ टी20 फॉर्मेट के स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन मोहम्मद रिजवान वनडे मैचेस में टीम की क़यादत करते रहेंगे। उनकी जगह अब टी20 के कैप्टन सलमान अली आगा नए कप्तान होंगे। तकरीबन 8 महीने टीम से दूर रहने वाले शादाब खान की अचानक टीम में वापसी हुई है और उन्हें टी20 के नायब कैप्टन की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम को भी शॉर्ट फॉर्मेट से अलग कर दिया गया है। वो वनडे और टेस्ट में कौमी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद को 3 माह की तौसीह मिल गई है। आकिब जावेद का चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए ये कहना था कि इस वक्त माइंडसेट तब्दील करना है। एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप हमारा हदफ है। टीम में चेंजेस के हवाले से क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफा पहले मौजूद थे शो में। उन्होंने कुछ पेशन गोइयां जो न्यूज़ उन्होंने दी थी वो सच साबित हुई है, पहले वो आपको सुना देते हैं। फॉरवर्ड क्या है वो मुझे ये लगता है कि जिस सर्जरी की बात हो रही थी जब हम यूएसए से हारे थे, तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो टीम के हवाले से चीजें होने जा रही हैं। अच्छा, जिसकी शुरुआत शायद न्यूजीलैंड की सीरीज है। ये आपकी खबर है या आपका तज्जिया है? जी, खबर और तज्जिया दोनों ही समझ लें आप। ठीक, खबर और तज्जिया ही समझ लें। तज्जिया भी है और खबर भी उससे रिलेटेड ही होती है क्योंकि कुछ चीजें नजर आ रही होती हैं। ये जरूर पता है कि टी20 में एक अब नई टीम के तौर पे, वनडे में तो शायद चेंजेस इतनी ना हो, लेकिन टी20 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो न्यूजीलैंड में अगले माह 13 मार्च से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें 5 टी20 हैं, 3 ODI हैं, तो उस टी20 में शायद बाबर आजम भी ना हो, जो बहुत बड़ी खबर है। और हो सकता है कप्तान मोहम्मद रिजवान भी उस टीम का हिस्सा ना हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी सवाल हैं, नसीम शाह पे सवाल है और बहुत सौ पे है। इसी तरह कुछ नए लड़के हैं जो पहले भी शुरुआत कर चुके। अब्बास आफरीदी हो गए, जहादात खान हो गए, इनके आने का सुनने में आ रहा है। इरफान नियाजी की वापसी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होने जा रही हैं। साइम और फखर के हवाले से देखा जा रहा है कि उनकी फिटनेस कैसी है। अगर वो फिट हुए तो वो इस टीम का हिस्सा होंगे। आपने क्लिप मुलाहिजा किया। फवाद मुस्तफ़ा साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। फवाद साहब पहले तो आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपने जो न्यूज़ दी थी और आपका जो तज्जिया था वो सही साबित हुआ। हमारे प्रोग्राम में आपने ये बात की थी। अब ये कहिएगा कि अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगी इस पर कि ये जो डिसीजन लिया गया है दोनों सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करने का टीम से, टी20 स्क्वाड से, ये सही डिसीजन समझते हैं आप? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। दूसरी बात ये है कि एक कप्तान के हवाले से भी बात हुई थी, वो भी सलमान अली आगा का कहा था। तो वो मुझे, क्योंकि इससे अंदाजा ये हो रहा था कि जब भी हम बड़े इवेंट्स हारते हैं तो एक चेंज मजबूरी में भी होती है, जबरदस्ती में भी होती है और
कहीं जगह पे जरूरी भी है। अच्छा, एज फार एज T20 इज कंसर्न, मुझे लगता है कि आपने वे फॉरवर्ड और आगे की तरफ देखना है। जिस तरह से क्रिकेट खेली जा रही T20 उस तरीके से हम खेल नहीं रहे थे, और रिजवान और बाबर से आगे भी हमें T20 की क्रिकेट को लेके जाना है, और ये दोनों तो जब जरूरत पड़ जाए तो अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से तब्दीली जरूरी थी और हो भी गई। अब देखना ये है कि ये तब्दीली कितनी बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है न्यूजीलैंड सीरीज में। मेरा मानना ये है कि जो हमारी बेंच है वो दूसरे ममालिक से अगर मवाजना किया जाए तो स्ट्रांग उतनी नहीं है। उसकी वजह ये कि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो क्रिकेट खेली जाती है, वो इतनी कंपेटिटिव नहीं है। तो हमें उसे कंपेटिटिव बनाने की जरूरत है, और इसका अंदाजा हमें न्यूजीलैंड में हो जाएगा, क्योंकि ये लड़के जिन्हें हम कह रहे हैं कि जी T20 के ये बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उसी बेसिस पे सिलेक्ट हुए हैं, इनको अगर साथ हम लेके जाते हैं तो फिर हमें नतीजा नजर आना चाहिए। ठीक है। अगर तो अभी नतीजा का जो नजर नहीं T20 आता का जो स्क्वाड तो है फिर हम मौजूदा, वापस किस तरफ जाएंगे? मौजूदा स्क्वाड है जिसमें आपने भी पढ़ा क्या होगा, कह रही सलमान हैं? अली आगा साहब हैं मौजूदा। अब जो स्क्वाड तरतीब दिया गया है T20 का, जिसमें सलमान अली आगा हो गए कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल समद होंगे, अबरार होंगे, हारिस रऊफ हैं, हसन नवाज हैं, जहादात खान हैं, खुशदिल शाह है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद इरफान है, उमैर बिन यूसुफ और शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम और उस्मान खान। ये अब आपको समझ में आ रहा है ये कुछ आगे जाके इससे कुछ बेहतरी आएगी परफॉर्मेंस में? देखिए, मुझे ना बॉलिंग तो हमारी एक्सपीरियंस है, अभी हारिस भी हैं, शाहीन भी हैं और बाकी लड़के ये खेले हुए हैं। प्रॉब्लम है बैटिंग में कि जो बैटर वहां जा रहे हैं वो किस तरह से डिलीवर करते हैं, वो सवालिया एक बहुत बड़ा निशान है। तो वो देखना है कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर तो वो परफॉर्म कर देते हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर वो नहीं करते तो फिर देखना होगा कि हम किस तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम बैटिंग में आ रही है। बॉलर तो फिर भी आपके एक्सपीरियंस है T20 में डिलीवर कर देते हैं। साथ साथ सलमान अली आगा की कप्तानी के हवाले से बहुत सारी जगहों पे बातें हो रही हैं कि जी अभी तो T20 में इनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ना इनकी परफॉर्मेंस है। मेरा कहना ये है कि अगर शादाब भी एक अरसे से तो मंजर आम से गायब थे, उनको भी वाइस कैप्टनसी देना ये राइट डिसीजन है? ये दोनों कैप्टन और कैप्टन वाइस कैप्टनसी आपको नजर आ रही है, समझ में आ रही है? देखिए, मुझे शादाब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई इतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहे, और आप दोबारा से उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पे लेके आ रहे हैं। उनकी बैटिंग पे इतना सवाल नहीं है जितना उनकी बॉलिंग पे है कि वो बॉल सही तरह से नहीं कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली उनके डोमेस्टिक क्रिकेट, अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही थी, उनके मैचेस भी जाके देखे तो उसमें भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब देखते हैं 4 ओवर में किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, ये हमें न्यूजीलैंड की सीरीज में पता चल जाएगा। बट सलमान अली आगा मुझे लगता है कि एक अच्छी चॉइस है, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने भी रिसेंटली 3 नेशन में भी देखा, एंड ओवरऑल बड़े कूल एंड काम एंड कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। और अगर क्रिकेट को नए दौर की क्रिकेट की तरफ लेके जाना है तो आपको सलमान अली आगा की जरूरत पड़ेगी। बॉल भी करते हैं, बैटिंग में भी चीजों को समझते हैं, क्योंकि आपने चेंजेस तो करनी है। लेट्स सी क्या होता है, बट एक बहुत मुश्किल टूर है ये इतनी सर्जरी करने से चीजें बेहतर होंगी फवाद साहब? ये जो अभी चेंजेस किए गए हैं इनसे हमारी जो क्रिकेट है वो रिवाइव हो जाएगी, जो परफॉर्मेंस हमारी थी पहले वाली, ये चेंजेस करने से? ये आपको लगता है कि वाकई अब मैनेजमेंट की तरफ भी जाना चाहिए मामला? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि रिवाइव क्रिकेट हम इसी तरह करना चाह रहे हैं और इस तरह होगी नहीं। अगर हम क्रिकेट को दोबारा टॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं तो हमें ये जरूर सोचना होगा कि क्रिकेट पहले यहाँ पर कैसे पहुंची और इसे सही कैसे किया जाए। हम इस तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि अगर आप जब तक अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, उसको कंपेटिटिव नहीं बनाएंगे, आप आगे कम्पीट नहीं कर सकते बड़ी टीमों से। आप बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ जा रहे होते हैं, सीरीज टू सीरीज सोच रहे होते हैं। यही आपने जैसे बात की अभी कि जी अबूरी हेड कोच जो है वो अबूरी, ये क्या होता है कि ये कोई बात ही नहीं हुई ना। आपने एक हेड कोच जिसको भी रखना है, आकिब को रखना है या किसी नए को लेके आना है, तो आपने एक परमानेंट जॉब देनी पड़ेगी ना। ये ट्रस्टों में तो नहीं चलता ना कि चलें जी इस सीरीज पे है, अगले पे देखेंगे, अगर हार गए तो आपको हटा देंगे या नया लेके आएंगे। ये सिलसिला ही ठीक नहीं है। इसका मतलब ये कि आप चीजों को सीरियस ले ही नहीं रहे। भाई आपने चले चैंपियंस ट्रॉफी तक रखा था, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद या तो इन्हें कंटिन्यू करना था, इनसे बात करते लंबे अरसे के लिए, या आप कहते कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लोगों से बात कर ली और एक परमानेंट कोच हम लेके आ रहे हैं। दुनिया में कहीं सुना है कि कोई मजबूरी हो जाए तो एक अलग बात है कि आप 6 महीने से एक अबूरी कोच चला रहे हैं। तो इस तरीके से ही तो चीजें नजर आती हैं। तो जब तक आप इन चीजों को सीरियसली नहीं करेंगे तो वो लोगों को ही नहीं पता होता, ना प्लेयर्स को पता है कि ये कोच कब तक रहेंगे, ना कोच को पता है कि वो कब आज के मैच की मैं वैसे टीम आगे नहीं बढ़ती। आज के मैच में इट्स टू अर्ली कि मैं आपसे प्रेडिक्शन लूं
लेकिन फिर भी चांसेस जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है साउथ अफ्रीका की और न्यूजीलैंड की, किसको फाइनल में आप जगह बनाते हुए देख रहे हैं? अच्छा, मुझे ओवरऑल साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो मैंने कल रात भी जो हमारा शो होता है बोल न्यूज पे, उसमें भी मैंने साउथ अफ्रीका के साथ गया था। तो अब ये नहीं है कि मैं अगर मैच थोड़ा शुरू हो गया तो मैं चेंज कर लूं। मैं अभी भी साउथ अफ्रीका को ही फेवरेट समझता हूँ, और ना सिर्फ यहाँ अगर ये जीते तो वो इंडिया को भी टफ टाइम देगी, क्योंकि कंप्लीट टीम के तौर पे नजर लास्ट में एक कमेंट, इंडिया एज अ टीम इस वक्त हम देख रहे हैं जितनी स्ट्रांग बन के आई है, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा के अब फाइनल में सबसे पहले फाइनलिस्ट बन चुकी है। इंडिया से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? इंडिया ने जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस रही थी, और अब भी दोनों सीनियर्स प्लेयर्स जिस तरह से खेल रहे हैं, टीम को आगे लेके चले हैं, हमें सीखना क्या है बेसिकली उनसे? देखिए, हमने सीखना ये है कि उनकी हर फॉर्मेट की एक अलग टीम है, और उस फॉर्मेट के प्लेयर जो हैं वो दूसरे फॉर्मेट को छेड़ते नहीं, और उनकी बेंच इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ऋषभ पंत जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, तो सूर्य कुमार यादव टीम में नहीं है। तो आप तसव्वुर करें कि जब कोहली और रोहित जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी उनका रिप्लेसमेंट तैयार है। तो सबसे बड़ी कामयाबी किसी भी क्रिकेट टीम की या बड़े मुल्क की टीम की होती है कि उनके अगर सीनियर प्लेयर्स रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं तो उनका रिप्लेसमेंट तैयार हो। ये हमने सीखना है, और इसके लिए हमने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को और क्रिकेट को कंपेटिटिव बनाना है। वो अगर हम नहीं करेंगे तो बस ये फिर यहीं पर हम खड़े रहेंगे, इसके करीब कभी हम जीत जाया करेंगे, लेकिन हम एक चैंपियन बनने वाली टीमों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद। जिया तबसरा क्रिकेट को लेके जो चैंपियन ट्रॉफी में हमारी परफॉर्मेंस रही और अब जो चेंजेस फर्दर आ रही हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम इशू के हवाले से हम बात करते हैं, मुल्क में जो पाया जा रहा है। इदारा बराए शुमारियात ने 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी में एक हैरत अंगेज़ और इंतहाई परेशान कुन इंकशाफ किया है, और वो ये कि आखिरी लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 में किया गया था। इस वक्त कौमी सतह पर बेरोज़गारी की शरह 6.3% रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन 2023 की अगर हम बात करें तो कौमी सतह पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो मजमूई शरह है वो 22% रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी गुज़श्ता साल के बरक्स बेरोज़गारी की शरह के तखमीने से बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में बेरोज़गार अफराद की तादाद 2020-21 में 4.5 मिलियन से बढ़कर 2023 में 18.7 मिलियन हो गई है। इसका मतलब ये है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट में 3 सालों के दरमियान 315% का नाकाबिले यकीन इजाफा हुआ है। लेबर फोर्स में 2020-21 से 2023 तक सालाना 6.7% का इजाफा हुआ है, लेकिन मुलाजमत पेशा अफराद की तादाद में 1.1 मिलियन की कमी आई है, और इस वजह से बेरोज़गार अफराद की तादाद में 14.2 मिलियन का इजाफा हुआ है। डिजिटल सेंसस के मुताबिक 2023 में बेरोज़गारी की शरह 2 छोटे सूबों बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा रही है, जबकि 2020-21 में इजाफा बलूचिस्तान और सिंध में सबसे ज़्यादा था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि लेबर फोर्स में सिनफी इम्तियाज़ भी बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ ख़वातीन की लेबर फोर्स में शिरकत की शरह बहुत कम है, बल्कि ख़वातीन में अनएम्प्लॉयमेंट की शरह 39% से ज़्यादा है। ये सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं नाज़रीन कि कौमी इदारा बराए शुमारियात इस बात की वजाहत क्यों नहीं करता कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी की शरह 2020-21 में 6.3% से बढ़कर 2023 में 22% की बुलंद तरीन सतह पर क्यों और इसमें कमी लाने के लिए अब क्या इक़दाम करने चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।